पटना संग्रहालय में आपका स्वागत है। यह यह बिल्डिंग मांग कर रहा है आपसे अपनी धरोहर को समझें और संरक्षित करें। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। उसमें कहाँ दोनों का मिल ही नहीं रहा, जो सारा सही है दोनों का मिल ही नहीं कर रहा। ये 2 लाख साल पुराना 56 फीट का, हाँ, देश का सबसे बड़ा फॉसिल। शेर का है ये? अब वहाँ लिखा हुआ है, वो ले लीजिए। पत्थर में परिवर्तित। पत्थर में परिवर्तित वृक्ष 20 करोड़ वर्ष प्राचीन। दूसरे बिल्डिंग इसको खाली कर देगा। कब तक खाली कर देंगे इसको? अच्छा, ये नहीं। ये पटना संग्रहालय है और स्तूप हैं। पानी पटा रहे हैं लोग और ये सब यहाँ चीने लगाया था, तोड़ेगा यहाँ पर। कहाँ पर तोड़ेगा? यहाँ टॉयलेट के पास और तोड़ कहाँ ले जाएंगे? यहाँ सुरंग बनाया। और यहीं सुरंग बनेगा? अच्छा अच्छा। वो जो स्तूप दिख रहा है फव्वारा जैसा, उसके पीछे? हाँ, वो शिवलिंग है। कब का, कितना पुराना होगा? शिवलिंग है वो ना? हाँ, बीच में काला पत्थर। हाँ, कहीं से खुदाई से निकला। हम्म। ये काशी प्रसाद जायसवाल से। ये पुष्पराज है और इस संग्रहालय की जो दुर्दशा देख रहे हैं आप हैं और आगे होने वाली है, इसको रोकने की दिशा में ये काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी प्राचीन कलाकृतियाँ जो कि खुदाई में मिला है, ये सभी वक्त के थफेरे और निजीकरण की राह पर चल पड़े हैं। नहीं कहा जा सकता है पुष्पराज जैसे लोग कितना बचा पाएंगे इसे सत्ता के प्रचंड लहर के सामने, लेकिन लड़ रहे हैं इसे बचाने के लिए, निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए, ताकि इतनी शानदार बिल्डिंग, शानदार कलाकृति आगे भी सुरक्षित रह सके। सारे जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 37 में। तो ये संग्रहालय का एक हिस्सा है और बिल्डिंग है, संग्रहालय का बिल्डिंग। बिल्डिंग। और जब नया जो चीज़ आ रहा है, इसको निजी हाथों में बेचने की बात हो रही है या फिर बिहार संग्रहालय जो हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या इसका भविष्य रहेगा या बचेगा, बता पाएंगे? भविष्य का पूरा हिंदुस्तान के भविष्य अंधकार में है सरकार। सब कुछ सब वो इसलिए कि सब कुछ प्राइवेट दे रहा है, सेंट्रल में से लेकर के जो करता है यहाँ करते जा रहा है। यही तो होता चल रहा है। तो सरकार भी बदली है ना, अभी तो राजद की सरकार आई है तो राजद में कितना मौका मिले, तब वो तो पहले बच्चा थे कि वहाँ इलेक्शन में कैसे जीते, तब वही में दांग लगे होते हैं।
अपना सरकार वाले, इसलिए उसको सरकार तो लिया है, आया है, मगर उसका मौका तो काम करने का दिया गया कहाँ? तो समय को काट रहा है, खेपे खेपा इलेक्शन की तैयारी में सब दिमाग लगाए हुए हैं। अब बहुमत से रहेगा तब ना उसका पावर है कुछ करने का। अच्छा, इसको अगर निजीकरण में दे देता है और तो क्या स्थिति इसका होगा, मतलब क्या-क्या यहाँ से नहीं रहेगा यहाँ पर? निजीकरण में रहेगा तो कथी भाई, वो तो म्यूज़ियम के तब हम नहीं बता पाएँगे, म्यूज़ियम के बारे में तो हम तो केपी जायसवाल में है। उस बिल्डिंग जो बन रहा है उसको हम लोग का शिफ्ट करने का है। इस महीना हो, अगले महीना हो, जब हो एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही है। समझे ना? हाँ, एजुकेशन से मेरा वो भी निजीकरण तो हो नहीं रहा है। हाँ, म्यूज़ियम आप बना हुआ अपना क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी। बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ हैं और अनेक चीज़ें हैं जो कि भविष्य अंधकारमय है। निजीकरण हाथों में जाने के बाद क्या पता इसका स्मगलिंग होने लगे या सत्ता की भेंट चढ़ जाए। इतनी अच्छी बिल्डिंग्स जो 106 साल पुरानी है, गंभीर संकट से बिल्डिंग की गरिमा देखा जा सकता है, जो कि अब चंद दिनों की मेहमान है। ये बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना हो गया, यही इसका गेट फाउंडर है। फाउंडर, पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम के फाउंडर, जो कि 20 जनवरी 1915 में स्थापित हुआ था। अपनी धरोहर को समझें तथा संरक्षित करें। यह बिहार की जनता के लिए भी गाइडलाइन है, जनता की समझ के लिए, ताकि वो अपनी धरोहर को समझें और संरक्षित करें। और जो कोई ताकत इसको उजाड़ने की कोशिश करे, उसके खिलाफ एक संघर्ष का बिगुल फूँक सके। इसी कोशिश में हमारे सामने हैं पुष्पराज, जो इस बिल्डिंग को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। पुष्पराज जी, मैं ये जो म्यूज़ियम है, इसकी खासियत क्या है? जो इसे जानते हैं। देखिए, ऐसा है रोहित जी, यह अभी जहाँ आप खड़े हैं, यह बिहार रिसर्च सोसाइटी है। यह बिहार रिसर्च सोसाइटी जिसमें अभी ताला लगा हुआ है। हम बिहार रिसर्च सोसाइटी के सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1915 में हुई थी। बिहार रिसर्च सोसाइटी की बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें बिहार निर्माता कहा जाता है, उन्होंने पटना संग्रहालय का सपना देखा था, पटना संग्रहालय का प्रस्ताव दिया था। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुई। तो यह जो बिहार रिसर्च सोसाइटी है, यह पटना संग्रहालय की मातृ संस्था है। हम पटना संग्रहालय की मातृ संस्था बिहार रिसर्च सोसाइटी के सामने खड़े हैं। जो बिहार रिसर्च सोसाइटी काशी प्रसाद जायसवाल, भारत के प्रथम महान प्रगतिशील इतिहासकार की वजह से कभी अंतर्राष्ट्रीय गौरव हासिल था इस बिहार रिसर्च सोसाइटी को। और बिहार रिसर्च सोसाइटी ने एशियाई देशों का, आसपास के जितने एशियाई देश हैं, बर्मा, भूटान से लेकर तमाम छोटे छोटे देशों का अध्ययन किया। और एशियाई अध्ययन का यह इतिहास अध्ययन का केंद्र बना रहा। यहाँ देश के तमाम इतिहासकार, डी.डी. कौशाम्बी से लेकर अल्केतर से लेकर तमाम इतिहासकारों का यह तीर्थ रहा। इस जगह को बिहार रिसर्च सोसाइटी की वजह से हम इतिहास का, भारतीय इतिहास का तीर्थ स्थल कह सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने 2007 में बिहार रिसर्च सोसाइटी अधिग्रहण नियमावली लाकर इसका अधिग्रहण कर लिया। इसी रिसर्च सोसाइटी के अंदर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत से लाई हुई 6000 से ज़्यादा पांडुलिपियां दान में दी थी। वो पांडुलिपियां ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी में लिखी गई थी और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में लिखा गया भारतीय वाङ्मय, बौद्ध वाङ्मय, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में पहचान है। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लाए गए मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ नहीं पाया, लेकिन बिहार रिसर्च सोसाइटी का बिहार सरकार ने 2007 में अधिग्रहण किया। और अधिग्रहण करने के बाद, अधिग्रहण के भी 16 साल हो गए, उसका कोई अध्ययन नहीं हुआ। सरकार कर रही है, हम सारनाथ के बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर से हम उसका अध्ययन करवा रहे हैं। लेकिन
यह पूरी तरह से अपने आप में एक विडंबना है, बिहार सरकार पर एक कलंक है, यह अभिशाप है कि राहुल सांकृत्यायन के जिस महान तिब्बत यात्रा की वजह से इस संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और बौद्ध वांग में पूरी दुनिया में स्थापित हुआ, उन पांडुलिपियों को ब्रिटिश सरकार ऑक्सफोर्ड ले जाना चाहती थी। राहुल सांकृत्यायन और काशी प्रसाद जायसवाल की वजह से वो पांडुलिपियां यहीं रखी गई, लेकिन अभी तक हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए। यह हमारे लिए कलंक है, ज्ञान संपदा का अपमान है, राहुल सांकृत्यायन का अपमान है। और बिहार रिसर्च सोसाइटी का अधिग्रहण करना सिर्फ इस वजह से अधिग्रहण करना कि बिहार सरकार के पास आर्थिक पैसे नहीं थे, अर्थाभाव में किया गया। तो अगर आप बिहार रिसर्च सोसाइटी को अर्थाभाव में रिसर्च पब्लिकेशन करने में सक्षम नहीं थे, तो आप दूसरा म्यूजियम स्थापित करने के लिए कैसे सक्षम थे? वह दूसरा म्यूजियम क्या बिहार रिसर्च सोसाइटी को कंपलसेट कर सकता है? क्या वह दूसरा म्यूजियम एशिया के इतिहास अध्ययन का प्रतिनिधित्व कर सकता है? क्या दूसरा म्यूजियम काशी प्रसाद जायसवाल खड़ा कर सकता है? तो बिहार रिसर्च सोसाइटी का अधिग्रहण करना और बिहार रिसर्च सोसाइटी के अधिग्रहण के बाद पाली बुद्धिज्म के स्टडी का कोई केंद्र स्थापित न करना, इन पांडुलिपियों का, जिन पांडुलिपियों की वजह से पूरी दुनिया में इस संग्रहालय का नाम हुआ। और राहुल सांकृत्यायन ने कंडीशनल नोट दिया था। राहुल सांकृत्यायन के परिवार से किसी सहमति के बिना, स्वीकृति के बिना राहुल सांकृत्यायन की पुत्री ने 2 बार बिहार सरकार को पत्र भेजा, आपने कोई संवाद नहीं किया। यह बताता है कि बिहार के मुख्यमंत्री ज्ञान संपदा का अपमान करते हैं और इतिहास का अपमान करते हैं। बिहार के लोगों को समझना होगा कि बिहार रिसर्च सोसाइटी बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों से ज्यादा प्रतिष्ठित, ज्यादा महत्वपूर्ण संस्थान था, जिसको बिहार की सरकार निगल चुकी है। हम पटना संग्रहालय को बचाने के साथ साथ बिहार रिसर्च सोसाइटी की गरिमा की पुनर्वापसी, बिहार रिसर्च सोसाइटी की पुनर्स्थापना की भी मांग करते हैं। ये सुना जा रहा है कि इस बिल्डिंग से और नई बिल्डिंग जो बिहार संग्रहालय स्थापित किया गया है, इस बीच में सुरंग लगाया जा रहा है। तो इस सुरंग बनाने का क्या सिस्टम है और क्या मामला है? देखिए, जब पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, ये नीतीश कुमार इतिहास विरोधी हैं। नीतीश कुमार, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें बिहार निर्माता कहा जाता है, बिहार निर्माता का ड्रीम प्रोजेक्ट पटना म्यूजियम था। तो जब यह इनके ऊपर दाग आने लगा, क्या बिहार निर्माता के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आपने चोट कैसे किया है? काशी प्रसाद जायसवाल, राहुल सांकृत्यायन, इन 3 महान विभूतियों के द्वारा स्थापित संग्रहालय के संग्रह को दूसरे जगह ले जाकर आपने दूसरा म्यूजियम बनाने की हिम्मत कैसे की? तो अपने इस बदनामी को ढकने के लिए एक सुरंग बना रहे हैं। लेकिन जाहिर है 373 करोड़ की योजना से जो सुरंग बन रहा है, यह सुरंग क्या इतिहासकारों ने मांग की है, पुरातत्वविदों ने मांग की है? क्या इस सुरंग से इतिहास की रक्षा होगी? नहीं। वह सुरंग टूरिज्म का हो सकता है, आनंद का विषय हो सकता है, जिसमें हजारों हजार लोग प्रवेश करें, टिकट लेकर जाएं और आनंदित हों, नीतीश कुमार का जयकारा करें। लेकिन इस सुरंग से बिहार की जनता का हित नहीं होने वाला है, संग्रहालय का हित नहीं होने वाला है और इतिहास की रक्षा भी नहीं होने वाली है। यह सुरंग पूरी तरह से इतिहास विरोधी है। जब ये सुरंग बन जाएगा, मान लिया जाए, तो यहाँ पर जो रखी हुई अन्य धरोहर है, शिलालेख है, खंडित मूर्तियाँ हैं, जो खुदाई में मिला है, कुछ तो 25-25 करोड़ साल पुराना भी है जीवाश्म। तो इसका भविष्य क्या होगा? क्या वहाँ ले जाएगा या यहीं रहेगा? बिहार म्यूजियम सोसाइटी एक प्राइवेट संस्थान है, राज्य पोषित है, लेकिन राज्य सरकार ने खुद उसको सोसाइटी एक्ट से स्थापित किया है। उसके नोडल अफसर और डायरेक्टर जनरल एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। वे मुख्यमंत्री के दोस्त जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक निजी संस्थान और कॉरपोरेट की तरह वह संस्थान प्रतीत हो रहा है। और एक एनजीओ जो कॉरपोरेट की तरह 5 लाख रुपया रोज कमाने का दावा करती हो और वह टिकट भी सरकार के खजाने में जमा ना होता हो, तो बिहार म्यूजियम सोसाइटी के अंदर इसका अधिग्रहण होना, इसके संचालन और प्रबंधन का हस्तांतरण होना पूरी तरह से खतरनाक है। और टनल बनने से इसका कोई लाभ नहीं है और पटना संग्रहालय का पूरा अस्तित्व खतरे में है। टनल से
संग्रहालय की सुरक्षा और ज़्यादा संदिग्ध होगी, खतरनाक होगी। पटना संग्रहालय में आपका स्वागत है। यह यह बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। ये निश्चित रूप से लिखा हुआ है, पटना संग्रहालय आपका स्वागत करता है। लेकिन किस परिस्थिति में, किस हालत में? एक निजी व्यवसायी के हाथों में, जहाँ पर आप अपने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से हासिल नहीं कर सकते हैं, जहाँ आप हर चीज़ के लिए पैसे भुगतान करेंगे और वो भी उनके मर्जी अनुसार। ये पटना का संग्रहालय है, जिसे कि विभिन्न 3 महाविभूतियों ने अपनी कोशिश, अपनी तमाम कष्टों को उठाकर स्थापित किया था। आज अपने दुर्गति का, दुर्दिन का दिन देख रहा है। और एक धरोहर का मिट जाना, एक इतिहास का मिट जाना होता है। अगर ये धरोहर को नहीं बचाया गया, यदि इस धरोहर की रक्षा नहीं की गई और इसके लिए अगर भारत की जनता, देश की जनता आगे नहीं आई, तो हम इस धरोहर को खो देंगे। निजी हाथों में जाने का इससे बड़ा गम और क्या हो सकता है, जब हमने बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों को खो दिया। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, आज एक और धरोहर खोने के कगार पर है। हमारे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह बिल्डिंग इन्हीं का है। और ये पटना संग्रहालय का मेन गेट है और जाने में कठिनाई हो रही है और उसी हिसाब से अंदर रिकॉर्डिंग करना भी समस्या हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है, जबकि ये भारत का धरोहर है, विश्व का धरोहर। आप ये जाते हुए देख रहे हैं बुलडोजर को। यह क्या उठाएगा म्यूजियम के सामान को, इसकी कोई गारंटी नहीं है और उठा के क्या किया जाएगा कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो कहा जा सकता है वो यही कि ये म्यूजियम खतरे में है, आपका भविष्य खतरे में है और आपका इतिहास खतरे में है। अगर आपका इतिहास खतरे में होता है तो आपका भविष्य तो स्वतः ही खतरा में हो जाएगा। ये म्यूजियम का प्रवेश द्वार है और हम इसी होकर के अंदर गए थे, जहाँ कुछ देर पहले अभी बुलडोजर गया था बुलडोज करने के लिए। हम सामने पुष्पराज जी हैं जो देखिए, पहली समस्या यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून का उल्लंघन किया है। एक संग्रहालय जो इतिहास की धरोहर है, वह सिर्फ राज्य और राष्ट्र की नहीं, विश्व की संपदा होती है। और आपने जो पुरातत्व संरक्षण कानून है, उसका उल्लंघन करते हुए यहाँ के पुरातत्वों को, यहाँ के संग्रहालय में संग्रहित पुरातत्वों को उठाकर दूसरा संग्रहालय बनाने का सपना देखा। आप दूसरा संग्रहालय दूसरी संग्रह को लाकर कर सकते थे, लेकिन इसी संग्रहालय के संग्रहित पुरातत्वों को हटाकर एक दूसरा संग्रहालय स्थापित करना और एक 106 वर्ष प्राचीन संग्रहालय का अस्तित्व समाप्त करना, यह दुनिया की पहली घटना है जब एक संग्रहालय पर राजपोषित हमला हो रहा हो। राज्य के संग्रहालय पर राजपोषित हमला, यह एक खतरनाक प्रक्रिया है। और हमने मुख्यमंत्री से लिख कर दिया। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी दानदाता राहुल सांकृत्यायन के पुत्री ने 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। देश की मांग है कि आप पुरातत्व संरक्षण कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार यह बात नहीं मान रही है और मीडिया के लोग, जो यहाँ प्रो पीपुल मीडिया नहीं है, प्रो स्टेट मीडिया है। मुख्यमंत्री ने पूरी मीडिया को अपने पक्ष में किया हुआ है। यह मीडिया हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह पहली समस्या है। इसलिए कि मीडिया अगर प्रो पीपुल नहीं होगी, प्रो स्टेट होगी, तो मीडिया यह अंधविश्वास फैला रही है, एक झूठी खबर फैला रही है कि बिहार म्यूजियम एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम है। पटना म्यूजियम अपने आप में बुद्ध के पुरातत्वों का, बुद्धिस्ट पुरातत्वों का विश्व का पहला सबसे बड़ा म्यूजियम था। और इस म्यूजियम का जो की बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को इंडो सारासैनी शैली से बनाया गया। अपने आप में यह पटना की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। और अभी हालत यह है
कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होने जा रहा है, बिल्डिंग के पिछले हिस्से में भी टूट-फूट होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी अपने सलाहकार, पूर्व मुख्य सचिव को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है, इतिहास के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है। धन्यवाद हंसराज जी। इस धरोहर को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष भी सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसको संरक्षित किया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है और धरोहर को हम कहाँ तक बचा पाते हैं।